में वापस स्वागत है आपकी वन स्टॉप शॉप सुपर स्मार्ट सुपर फास्ट बनने के लिए। दोस्तों, इमेजिन करो, इंडिया एक सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन है। हाँ बिल्कुल। और पता है, इस ट्रेन में एक मैसिव 65% पैसेंजर्स 35 साल से कम एज के हैं। कैन यू बिलीव दैट? इतनी यूथ पावर। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये ट्रेन एक्चुअली अपनी फुल स्पीड से चल रही है, या हमारी एजुकेशन, स्किल्स और जॉब्स की ट्रैक्स ही अलग अलग हैं? आज हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर एक सुपर डिटेल चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, अगर आपको ऐसे इंसाइटफुल डिस्कशंस पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और प्लीज प्लीज एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है? आज के सेशन में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अनपैक करेंगे। अपने नोटबुक्स रेडी रखिए। लेट्स गो। पहला, हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को समझेंगे और एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट के बीच के क्रिटिकल लिंक को एनालाइज करेंगे। ठीक है। दूसरा, हम बात करेंगे कि इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर अहम कम ध्यान क्यों दिया गया है और इसे ठीक करने के क्या मेजर्स हो सकते हैं। काफी सीरियस बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड, हम एग्जामिन करेंगे कि हाई ग्रोथ के बावजूद इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पीछे क्यों है। एक रियल पैराडॉक्स है ये। सही में। चौथा, हम गवर्नमेंट के उन मेजर्स को डिस्कस करेंगे जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट न रह जाए। पोटेंशियल को रियलिटी में बदलना। और फाइनली, हम स्पोर्ट्स में स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट हंट वर्सेस रिवॉर्ड मैकेनिज्म की मेरिट्स पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। फन है ना? बिल्कुल। रेडी हो? ओके, लेट्स अनपैक दिस। ठीक है, तो सीधे अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये है GS2 गवर्नेंस 2023 फॉर 15 मार्क्स। ओके। सवाल है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स. In the context of the statement, analyze the linkages between education, skill and employment. अच्छा। और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम यहाँ है। हाँ। क्या है? The synergy of education, skills and employment. तो दोस्तों, पहला सवाल एकदम डायरेक्ट है। हमारे पास इतने सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, हाँ बहुत सारे हैं। लेकिन एजुकेशन, स्किल्स और जॉब्स, ये तीनों मैसिव पिलर्स आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, ये एक ट्रिनिटी जैसा है, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन पहले चलो देखते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कैसे हुए। राइट। बस इसे प्रूव करने के लिए डेटा भी है। चलिए शुरू करते हैं चंक 1, द सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्किल प्रोग्राम से। यहाँ कोर आइडिया ये है कि अलग अलग सरकारी स्कीम्स ने डिफरेंट सेक्टर्स में स्किल्ड लोगों की सप्लाई बढ़ाई है। हाँ, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करना है। सोचो, एक यंग लड़का है रोहन, जिसे कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है। उसने कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग ली। अच्छा। और आज वो एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये है रियल इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। इसके इंट्रोडक्शन के लिए हमें समझना होगा कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक मैसिव पोटेंशियल है। ये स्कीम्स उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए एक ब्रिज का काम करती हैं। ये हमारी वास्ट यूथ पॉपुलेशन को उन स्किल्स से जोड़ती हैं जिनकी इंडस्ट्री को सच में जरूरत है। ठीक है, तो अब बॉडी में आते हैं, स्कीम्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। हाँ, सबसे पहले स्किल इंडिया मिशन, ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। राइट। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC के अंडर 1.3 करोड़ से ज्यादा यूथ को ट्रेन किया गया है। 1.3 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसका एक पावरफुल एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया CSDCI, जिन्होंने अकेले 12 लाख वर्कर्स को क्रिटिकल हाउसिंग और हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रेन किया। वाओ। दूसरा, स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ इनिशिएटिव, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर एक फैंटास्टिक स्कीम है। इसमें क्या होता है? इसने 2 लाख से ज्यादा यूथ को पैरामेडिकल और इमरजेंसी केयर में ट्रेनिंग दी है। ये वर्कफोर्स सीधे आयुष्मान भारत जैसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रही है, तो जॉब भी और सोशल सर्विस भी। अच्छा, डबल बेनिफिट। तीसरा है प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट के बूम के साथ लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल ने आगे आकर 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी एजेंट्स और वेयरहाउस वर्कर्स को ट्रेन किया। ये तो एक परफेक्ट एग्जांपल है। बिल्कुल। स्किलिंग फॉर इमर्जिंग सेक्टर्स, मार्केट को जरूरत है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, समझे? हाँ। चौथा, हुनर से रोजगार तक स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसके थ्रू 1.6 लाख से ज्यादा यूथ को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए तैयार किया है। रोल्स जैसे कि हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। और आखिर में समर्थ स्कीम, इसने टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, जिससे हमारे MSMEs और एक्सपोर्ट्स दोनों को सपोर्ट मिला है। अच्छा। तो इस पार्ट के कंक्लूजन के लिए ये एग्जांपल साफ दिखाते हैं कि टारगेटेड स्किलिंग इनिशिएटिव्स अलग-अलग क्रूशियल सेक्टर्स में ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई को इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक और डिमांड ड्रिवन होना जरूरी है। एग्जैक्टली। ये सारे एग्जांपल्स तो बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन एक सवाल है, एक आंसर के स्ट्रक्चर में ये सेक्टर वाइज एग्जांपल्स मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में कैसे हेल्प करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा स्ट्रक्चर आंसर को सिस्टमैटिक और इवैल्यूएट करने में आसान बनाता है। एग्जामिनर को तुरंत दिखता है कि आपको अलग-अलग सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो ये सिर्फ रैंडम फैक्ट्स नहीं, एनालिटिकल डेप्थ दिखाता है। बिल्कुल। और ये जो स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ इनिशिएटिव है, इसके सोशल इंपैक्ट को हाईलाइट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है बेहतर आंसर के लिए। एब्सोल्युटली। ये एक यूनिक डायमेंशन ऐड करता है। ये दिखाता है कि आप समझते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल भी है। डबल बेनिफिट है, समझे? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल गुड दोनों एक साथ। करेक्ट। डेटा इंक्लूड करना कितना जरूरी है? जैसे 1.3 करोड़ या 12 लाख, अगर एग्जैक्ट नंबर याद ना हो तो मार्क्स कटेंगे क्या? ये क्रूशियल है। डेटा आपके पॉइंट्स को क्रेडिबिलिटी और वेट देता है। जरूरी नहीं कि मार्क्स कटेंगे, लेकिन आपको एविडेंस देने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे।
अच्छा। अगर एग्जैक्ट नंबर याद ना हो तो ओवर 1 करोड़ या लैक्स ऑफ पीपल भी लिख सकते हैं, पर डेटा से आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर का रोल हाईलाइट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल, ये क्या वैल्यू ऐड करता है? ये दिखाता है कि आप पॉलिसी मेकिंग का प्रैक्टिकल साइड समझते हैं। गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर सकती, राइट। उसे जानना जरूरी है कि Amazon जैसी कंपनीज को आखिर किन स्किल्स की जरूरत है। ये पॉइंट आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री पार्टनरशिप की अवेयरनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। एक 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैं आइडियली कितनी स्कीम्स मेंशन करूं? 5 अहम सही नंबर है? हाँ, 4 से 5 एग्जाम्पल्स हर एक अलग सेक्टर से, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इससे नॉलेज की ब्रेथ दिखती है और आंसर क्लटर्ड भी नहीं लगता। ठीक है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना। और क्या मुझे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई छोटा डायग्राम या टेबल बनाना चाहिए? हाँ, एक सिंपल टेबल जिसमें सेक्टर, स्कीम और इम्पैक्ट डेटा के कॉलम्स हों, प्रेजेंटेशन के लिए एक्सीलेंट रहेगा। आपका आंसर अलग दिखेगा और एग्जामिनर फ्रेंडली होगा। ऑसम एडवाइस। चलिए अब इस सवाल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट के बीच का नेक्सस या कनेक्शन। राइट, ये एक साइकिल है। एजुकेशन फाउंडेशन है, स्किल्स उस पर एक ब्रिज बनाते हैं और एम्प्लॉयमेंट मंजिल है। अच्छी एनालॉजी है। इमेजिन करो स्कूल एक जमीन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस जमीन में क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग के बीज बो रही है। ओके। फिर PMKVY उस बीज को पौधे में बदलने के लिए खाद पानी दे रहा है और आखिर में मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज उस पौधे का फल यानी स्किल्ड यूथ को खरीद रही हैं। परफेक्ट एनालॉजी। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है अब। बिल्कुल। इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स चाहिए और ये नेक्सस उसी क्रिटिकल गैप को फिल करता है। चलिए इस नेक्सस के पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स डू इट। बॉडी के लिए हमारे पास कई की पॉइंट्स हैं। पहला, एजुकेशन एज द बेस। इसका बेस्ट एग्जांपल NEP 2020 जो वोकेशनल ट्रेनिंग को क्लास 6 से ही इंटीग्रेट कर रही है, ये रेवोल्यूशनरी है दोस्त। सही बात है। दूसरा, स्किल्स एज द ब्रिज। यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY हीरो है। इसने 40 से ज्यादा सेक्टर्स में 1.3 करोड़ यूथ को ट्रेन किया है। तीसरा पॉइंट, सेक्टोरल डिमांड। कंपनीज अब सिर्फ टैलेंट का इंतजार नहीं कर रही हैं, वो उसे क्रिएट कर रही हैं। मारुति सुजुकी ITIs के साथ कोलैबोरेट करती है ताकि उन्हें डे 1 से रेडी ट्रेंड मैकेनिक्स मिल सकें। बहुत स्मार्ट। चौथा, रोल ऑफ स्किल काउंसिल्स। सेक्टर स्किल काउंसिल्स हर इंडस्ट्री की नीड्स को मैप करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर SSC, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे नीश एरियाज के लिए ट्रेनिंग देता है। पांचवा पॉइंट, रूरल एरियाज के लिए हाँ, रूरल डेवलपमेंट। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना DDU-GKY जैसी स्कीम्स बहुत जरूरी हैं। हम देखते हैं कि बिहार में गारमेंट स्टिचिंग की ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियां लुधियाना जैसे बड़े अपैरल हब्स में जॉब पा रही हैं। अच्छा। सिक्स्थ, एनहांसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। स्किलिंग सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। PM दक्ष स्कीम SC/ST इंडिविजुअल्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेन करती है। और टेक्नोलॉजी का रोल? सेवंथ, डिजिटल लिटरेसी। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म यूथ को AI, कोडिंग और गिग इकोनॉमी जैसे न्यू एज जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? एट्थ, वुमेन्स पार्टिसिपेशन। केरला में कुडुम्बश्री जैसी इनिशिएटिव्स वुमेन को माइक्रो एंटरप्राइज से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग देकर एम्पावर कर रही हैं। और आखिरी पॉइंट, फाइनली, माइग्रेशन कंट्रोल। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्किलिंग इनिशिएटिव्स लोकल एम्प्लॉयमेंट देकर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट है। तो यहाँ कंक्लूजन ये लगता है कि इन तीनों एजुकेशन, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट में सिनर्जी लाने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। हाँ, हमें क्वालिटी, रेलेवेंस और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करना होगा। अब इस पार्ट पर कुछ क्विक क्वेश्चंस। इस नेक्सस को एक्सप्लेन करने के लिए आंसर में फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाना अच्छा आइडिया है? एब्सोल्युटली। एक सिंपल ट्रायंगल या सर्कुलर फ्लो डायग्राम जो एजुकेशन, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन दिखाए, आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। ये कोर आइडिया को बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है। और NEP 2020 का जिक्र करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्या डायमेंशन ऐड करता है? क्योंकि ये एक फंडामेंटल पॉलिसी लेवल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ स्कीम्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की फाउंडेशनल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक टॉप डाउन सिस्टमिक चेंज। एग्जैक्टली। रूरल यूथ DDU-GKY और विमेन एम्पावरमेंट कुदुम्बश्री जैसे पॉइंट्स इंक्लूड करने से आंसर कैसे स्ट्रांग होता है? ये आंसर को बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है और एक सोशल जस्टिस एंगल ऐड करता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ शहरी इलाकों या एक जेंडर की बात नहीं कर रहे, बल्कि देश के पूरे डेमोग्राफिक डिविडेंड को कंसिडर कर रहे हैं। गुड पॉइंट। और अगर एग्जाम में टाइम कम हो तो इस नेक्सस के कौन से 3-4 पॉइंट्स सबसे क्रिटिकल हैं जिनका जिक्र करना ही चाहिए? मैं कहूंगा एजुकेशन एज द बेस NEP का जिक्र करते हुए, स्किल्स एज द ब्रिज PMKVY का जिक्र करते हुए, सेक्टोरल डिमांड इंडस्ट्री कनेक्ट और न्यू एज जॉब्स के लिए डिजिटल लिटरेसी। ओके, ये 4 पॉइंट्स कोर आर्गुमेंट को कवर कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या ऑर्डर मैटर करता है? पहले एजुकेशन, फिर स्किल्स, फिर एम्प्लॉयमेंट लिखना चाहिए? यस, वो लॉजिकल फ्लो सबसे अच्छा है। ये एक इंसान की लाइफ जर्नी को मिरर करता है और आपके आंसर को फॉलो करने में आसान और कोहेरेंट बनाता है। और कंक्लूजन के लिए क्या मुझे कोई वे फॉरवर्ड या कुछ इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट करने चाहिए? एक क्वेश्चन जो एनालाइज करने को कहता है, उसमें एक छोटा सा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ऐड करना कंक्लूड करने का एक बेहतरीन तरीका है। जैसे कि जैसे बेहतर इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज या ट्रेनिंग की क्वालिटी पर फोकस करने का सजेशन देना। ये दिखाता है कि आप क्रिटिकली सोच सकते हैं। ऑसम। ठीक है दोस्तों, अब एक क्विक प्रैक्टिस। आपकी बारी। अब पॉज करके इस नेक्सस के 5 की पॉइंट्स को जोर से बोलने की प्रैक्टिस करो। रिहर्स। तो एक मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, स्किल प्रोग्राम्स ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन असली सक्सेस तभी मिलेगी जब एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट एक इंटीग्रेटेड सीमलेस सिस्टम की तरह काम करेंगे। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये है GS2 गवर्नेंस 2023 फॉर 10 मार्क्स। सवाल है,
The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to human resource development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. ओके, और इसका broad micro theme है बताइए। Human resource development, identifying gaps and suggesting solutions. ठीक है दोस्त, अब तक हमने सक्सेस की बात की, लेकिन अब थोड़ा क्रिटिकल एंगल लेते हैं। सवाल कह रहा है कि हमने इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी HRD पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। पहले इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक बर्डन में बदलने का पोटेंशियल है। इसे समझना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विथ चंक 1, द प्रॉब्लम यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ इनएडिक्वेट अटेंशन। देखिए, HRD पर इनएडिक्वेट अटेंशन का मतलब क्या है? ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। ये हमारे एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग इकोसिस्टम्स में क्वालिटी के डीप रूटेड गैप्स हैं। इसे एक एनालॉजी से समझा सकते हैं। हाँ, और सोचो आपके पास एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कार है जो इंडिया की इकोनॉमी है, लेकिन आप उसमें रेगुलर पेट्रोल डाल रहे हो और ड्राइवर यानी हमारा ह्यूमन रिसोर्स ठीक से ट्रेन नहीं है। तो कार कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी। एग्जैक्टली। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छी GDP ग्रोथ के बावजूद सोशल इंडिकेटर्स में हमारी परफॉर्मेंस एवरेज है और इसका एक बड़ा रीजन HRD को निग्लेक्ट करना है। प्रिसाइजली। अब बॉडी के लिए इस निग्लेक्ट के एविडेंस देखते हैं। इसे डेटा से बैक करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इंडिया 193 देशों में 134वें रैंक पर है। ये श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे है, जबकि हमारी GDP उनसे बहुत ज्यादा है। ये तो चिंता की बात है। दूसरा, एजुकेशन डेफिसिट्स। ASR रिपोर्ट 2022 काफी कुछ बता दी है। क्लास 5 के सिर्फ 43% बच्चे क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट पढ़ पाते हैं। ये पुअर लर्निंग आउटकम्स दिखाता है। और ड्रॉप आउट रेट? हमारा सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट रेट 12.6% है और एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। पैंडेमिक के दौरान सिर्फ 29% रूरल बच्चों को डिजिटल लर्निंग का एक्सेस मिला। बजट का क्या हाल है? एजुकेशन पर हमारा बजट GDP का सिर्फ 2.9% है, जबकि रिकमेंडेशन 6% की है। अच्छा, अब हेल्थ पर आते हैं। तीसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटकम्स। हमारा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर GDP का लगभग 2.1% है, जबकि WHO 5% रिकमेंड करता है। और इसका असर? हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 पर 1000 लाइव बर्ड्स है और एक न्यूट्रिशन क्राइसिस है। NFHS 5 डेटा बताता है कि 5 साल से कम के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं। ये बहुत सीरियस है। और चौथा, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी गैप्स। शॉकिंगली, इंडिया की सिर्फ 4.7% वर्कफोर्स के पास फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है। अनएम्प्लॉयमेंट? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, लगभग 17.5%, और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 25.4% पर बहुत कम है। तो इस पार्ट को कंक्लूड करने के लिए ये डेटा साफ दिखाता है कि HRD पर इनएडिक्वेट अटेंशन एक रियल और बहुत सीरियस इशू है। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इतना सारा नेगेटिव डेटा, हाँ। आंसर को इफेक्टिवली स्ट्रक्चर करने के लिए क्या इसे एजुकेशन, हेल्थ जैसे हेडिंग्स के अंडर प्रेजेंट करना बेहतर है? हाँ, 100%। साफ हेडिंग्स यूज करें। एजुकेशन डेफिसिट्स, हेल्थ कैप्स, स्किलिंग इश्यूज। हर हेडिंग के नीचे 2-3 की डेटा पॉइंट्स उनके सोर्स जैसे ASR या NFHS 5 के साथ लिखें। इससे आंसर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और ये दिखाता है कि आप एक आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और हमें दूसरे देशों जैसे श्रीलंका से कंपेयर करना क्यों जरूरी है? ये कंपैरिजन आंसर में क्या अचीव करता है? ये क्रूशियल कॉन्टेक्स्ट देता है और आपके पॉइंट को शार्प बनाता है। ये दिखाता है कि सिर्फ हाई GDP होना काफी नहीं है। ये प्रूव करता है कि हमसे छोटी इकोनॉमीज भी ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे निकल सकती हैं अगर वो अहम सही चीजों पर फोकस करें। एक 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए क्या आधा आंसर सिर्फ प्रॉब्लम्स पे स्पेंड करना ठीक है? बिल्कुल। सवाल के 2 हिस्से हैं, इनएडिक्वेट अटेंशन और सजेस्ट मेजर्स। आपको पहले एविडेंस के साथ प्रॉब्लम को ठीक से एस्टैब्लिश करना होगा। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच 40-60 स्प्लिट एक अच्छा स्ट्रक्चर है। क्या मुझे प्रॉब्लम सेक्शन में कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम्स मेंशन करनी चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन एक क्रिटिकल तरीके से। जैसे पोषक अभियान के बावजूद 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं। ये दिखाता है कि आपको इनिशिएटिव्स के बारे में पता है, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी लिमिटेशंस को भी जानते हैं। अच्छा, एक मैच्योर एनालिसिस की निशानी। हाँ, इस आंसर को शुरू कैसे करूं ताकि इमीडिएट इंपैक्ट पड़े? सबसे पावरफुल डेटा पॉइंट से शुरू करें। जैसे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद इंडिया का HDI में 134वां रैंक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर दिए गए इनएडिक्वेट अटेंशन का एक साफ सबूत है। ये तो एक किलर ओपनिंग लाइन है ना? क्या मुझे शुरू में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को डिफाइन करना चाहिए? हाँ, एक छोटी सी 1 लाइन डेफिनेशन अच्छी रहेगी। कुछ ऐसा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लोगों के स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का प्रोसेस है, इससे पहले कि आप प्रॉब्लम्स में डाइव करें। सही है, एक क्लियर फाउंडेशन सेट हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं चंक 2, द सॉल्यूशन यानी मेजर्स टू एड्रेस HRD इनएडिक्वेसी। अब जब हमने प्रॉब्लम समझ लिए है तो चलो सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल और एक्शनेबल सॉल्यूशंस। हाँ, जैसे गवर्नमेंट एक डॉक्टर है और HRD बीमार पेशेंट। अब डॉक्टर को सही दवाई देनी है, जो कि ये मेजर्स है। परफेक्ट। यहाँ इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि इस इनएडिक्वेसी को दूर करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ये स्ट्रैटेजी एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स और इंक्लूसिविटी सब पर एक साथ फोकस करे। ठीक है, अब बॉडी में आते हैं, मेजर्स डिस्कस करते हैं। पहला, हमें पब्लिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना होगा। इसका मतलब है बजट को GDP के 6% तक बढ़ाना, जैसा कि NEP 2020 रेकमेंड करती है। और डिजिटल डिवाइड? उसे PM ई-विद्या जैसे प्लेटफॉर्म से ब्रिज करना होगा। दूसरा मेजर, प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। हमें स्किल इंडिया मिशन को रिवैम्प करना चाहिए, एक टारगेट के साथ कि हम साउथ कोरिया जैसी स्किल्ड वर्कफोर्स परसेंटेज तक पहुंचे जो 96% है। स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन को बहुत स्मूथ बनाना होगा। ओके, और हेल्थ के लिए? तीसरा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को कम से कम 3% ऑफ जीडीपी तक बढ़ाना चाहिए। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एक्सपैंड करना होगा और पोषण 2.0 को मैल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए रिवैम्प करना होगा। और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए चौथा, वुमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स को स्ट्रेंथन करना होगा और SC/ST कम्युनिटीज के लिए टारगेटेड स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। और आखिर में टेक्नोलॉजी। पांचवा, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी। हम DISH के AI डैशबोर्ड्स यूज करके लर्निंग को पर्सनलाइज कर सकते हैं। हम संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू टेलीमेडिसिन को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन काफी आसान है। हाँ बिल्कुल, अगर इंडिया को अमृतकाल और विकसित भारत एट 2047 के गोल्स अचीव करने हैं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। ये बहुत अच्छी लिस्ट है सॉल्यूशंस की। इन मेजर्स को याद रखने का कोई आसान फ्रेमवर्क है? ये बहुत ज्यादा लग रहे हैं। हाँ है, बस EHSIT फ्रेमवर्क याद रखो। EHSIT। E फॉर एजुकेशन, H फॉर हेल्थ, S फॉर स्किलिंग, I फॉर इंक्लूसिविटी जिसमें विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कवर हो जाते हैं और T फॉर टेक्नोलॉजी। सिंपल है ना? हाँ, EHSIT ये बहुत हेल्पफुल है। सॉल्यूशंस में स्पेसिफिक स्कीम नेम्स जैसे PM ई-विद्या और पोषण 2.0 मेंशन करना इतना जरूरी क्यों है? ये आपके आंसर को जेनरिक से स्पेसिफिक बनाता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रही है और आपके पास कॉन्क्रीट आइडियाज हैं कि इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मतलब आपने होमवर्क किया है। एग्जैक्टली। और बजट को X% तक बढ़ाओ जैसे पॉइंट्स लिखना कितना प्रैक्टिकल है? ये थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है क्योंकि आप NEP से एक ऑफिशियल पॉलिसी रिकमेंडेशन कोट कर रहे हैं। ये आपके आंसर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल पॉइंट है। तमिलनाडु के PHC मॉडल का एग्जाम्पल देना यहाँ कैसे वैल्यू ऐड करता है? ये एक बेस्ट प्रैक्टिस एग्जाम्पल का काम करता है। ये आपके सोल्यूशन को ज्यादा ग्राउंडेड और अचीवेबल बनाता है, ये दिखाकर कि एक नेशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंडिया में ही मौजूद है। हमें बस उसे स्केल अप करना है। सही पकड़े। क्या मेरे सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम से डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करने चाहिए जो मैंने पहले मेंशन की थी? यस, इससे आपके आंसर में एक खूबसूरत सिमेट्री क्रिएट होती है। अगर आपने पूरे लर्निंग आउटकम्स आंसर को प्रॉब्लम बताया तो आपका सोल्यूशन टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव करने या दीक्षा जैसी टेक यूज करने के बारे में होना चाहिए। ये एक लॉजिकल माइंड दिखाता है। हाँ, मैं इस आंसर को कंक्लूड कैसे करूं? ऑप्टिमिस्टिक या कॉशियस टोन में? एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टोन सबसे अच्छा है। कंक्लूड करें ये कहकर कि चैलेंजेस बड़े जरूर हैं, लेकिन ये कॉन्क्रीट मेजर्स अगर पॉलिटिकल विल के साथ इंप्लीमेंट किए जाएं तो इंडिया के ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद कर सकते हैं। एक्सीलेंट। ठीक है दोस्त, अब प्रैक्टिस की बारी आपकी। पॉज कीजिए और EHSIT फ्रेमवर्क यूज करके हर मेजर का एक की पॉइंट बोलिए। प्रैक्टिस इट नाउ। लेकिन एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग में टारगेटेड मेजर्स, टेक्नोलॉजी और इंक्लूसिविटी पर फोकस के साथ हम इस सिचुएशन को जरूर बदल सकते हैं। यहाँ से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। हमारा तीसरा सवाल है GS2 इंडियन पॉलिटी 2019 फॉर 10 मार्क्स। अच्छा, ये पूछता है, डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है क्या है? द पैराडॉक्स ऑफ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये सवाल मेरे दोस्त एक पैराडॉक्स के बारे में है। एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी 7.2% से ग्रो कर रही है, फैंटास्टिक ग्रोथ है। पर दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक 134 है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन से इश्यूज हैं जो बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इतना इल्यूसिव या मुश्किल बना रहे हैं? ये शायद इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा सवाल है। इसे जॉबलेस ग्रोथ या नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ भी कहते हैं। मतलब ग्रोथ हो रही है पर उसका फायदा सब तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए चलो इशू को फ्रेम करते हैं। हाई GDP ग्रोथ रेट और लो HDR रैंक का कॉन्ट्रास्ट, जिसे डेवलपमेंट पैराडॉक्स कहते हैं। हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट है, पर डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज अभी भी हैं। ये स्टेज को बिल्कुल ठीक से सेट करता है। तो ये सिचुएशन एक केक की तरह है, हमारी इकोनॉमी जो बड़ी हो रही है। हाँ, लेकिन केक के स्लाइसेस यानी बेनिफिट्स बराबर नहीं बन रहे। कुछ लोगों को बहुत बड़े स्लाइस मिल रहे हैं और बाकियों को बहुत छोटे। परफेक्ट एनालॉजी। अब बॉडी के लिए चलो इश्यूज को कैटेगराइज करते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है। पहला, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। इसमें आती है हाई इनकम इनइक्वालिटी, जो हमारे 0.410 के जीनी कोएफिशिएंट से दिखती है। एक सिग्निफिकेंट रूरल अर्बन डिवाइड है कंजम्पशन पैटर्न्स में, और अलग-अलग स्टेट्स के बीच पॉवर्टी लेवल्स में बहुत रीजनल इंबैलेंसेस हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी सोशल सेक्टर इनएडिक्वेसीज। हेल्थ केयर एक्सेस के इश्यूज हैं। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स के बावजूद आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत सारी फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा है। और एजुकेशनल डिस्पैरिटीज हैं क्वालिटी में, और बहुत बड़ी जेंडर इनइक्वालिटी है। फीमेल LFPR सिर्फ 23% है। तीसरा, गवर्नेंस एंड इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। अक्सर एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप होता है जहां वेलफेयर स्कीम्स की लास्ट माइल डिलीवरी कमजोर होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं, खासकर रूरल एरियाज में। और रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम है, जहां क्रिटिकल सोशल सेक्टर्स में पब्लिक स्पेंडिंग कम है। ठीक है। और आखिरी कैटेगरी, चौथा, इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे बड़ा है जॉबलेस ग्रोथ। हमारी GDP ग्रोथ उस अनुपात में जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है। सही। हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है, जहां वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, और जनधन योजना जैसी स्कीम्स के बावजूद अहम मीनिंगफुल सर्विसेज के मामले में फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी भी लिमिटेड है। तो कंक्लूड करने के लिए, इन डीप रूटेड स्ट्रक्चरल, सोशल, गवर्नेंस और इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस किए बिना बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हासिल करना बहुत मुश्किल रहेगा। ये बहुत ही क्लियर ब्रेकडाउन है। इस आंसर को स्ट्रक्चर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है ताकि एग्जामिनर को एकदम साफ समझ आए? यही 4 हेडिंग्स यूज करें: स्ट्रक्चरल, सोशल, गवर्नेंस और इकोनॉमिक। इससे आपका आंसर एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज लगेगा और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम के सारे डायमेंशंस को कवर करता है।
क्या जीनी कोएफिशिएंट जैसे टेक्निकल टर्म को एक्सप्लेन करना जरूरी है? डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन आप उसे यूज करके ब्रैकेट में इंडिकेट्स इनकम डिस्पैरिटी लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट पर आपकी कमांड दिखाता है और ज्यादा जगह भी नहीं लेता। अच्छा, स्मार्ट टेक्निक है। हाँ, मैं जॉबलेस ग्रोथ टर्म को आसान शब्दों में कैसे समझाऊं? क्योंकि ये यहाँ एक की कॉन्सेप्ट है। ऐसे समझाइए, इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ रही है मेनली टेक्नोलॉजी और कैपिटल की वजह से, लेकिन ये ग्रोथ हमारी बड़ी पॉपुलेशन के लिए उतनी जॉब्स नहीं बना रही है जितनी बनानी चाहिए। सिंपल और क्लियर। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स बताते वक्त हमें आयुष्मान भारत और जनधन योजना जैसी स्कीम्स का जिक्र क्यों करना चाहिए? ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक बैलेंस व्यू दिखाता है। आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेकिन इन स्कीम्स के बावजूद प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। जैसे आयुष्मान भारत के बावजूद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी हाई है। ये आपकी एनालिसिस को ज्यादा न्यूआंस्ड बनाता है। और कंक्लूजन में एक पॉजिटिव नोट जैसे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट ऐड करना क्यों अच्छा है? ये आपके आंसर को हद से ज्यादा पेसिमिस्टिक होने से बचाता है। ये दिखाता है कि आप चैलेंजेस और रीसेंट प्रोग्रेस दोनों से अवेयर हैं, जो आपकी एनालिसिस को ज्यादा मैच्योर और वेल राउंडेड बनाता है। स्ट्रक्चर के मामले में इश्यूज लिस्ट करने के बाद क्या मुझे हर एक के लिए ब्रीफली एक सोल्यूशन भी सजेस्ट करना चाहिए? देखिए, सवाल सिर्फ एग्जामिन द इश्यूज पूछ रहा है, इसलिए आपका मेन फोकस डायग्नोसिस पर होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं। तो सोल्यूशंस न लिखो। आप एक कंक्लूडिंग लाइन ऐड कर सकते हैं कि इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जो सॉल्यूशंस की तरफ हिंट करता है बिना डिटेल में जाए। ग्रेट एडवाइस। ठीक है, अब एक क्विक प्रैक्टिस। आप पॉज लीजिए। इन 4 कैटेगरीज स्ट्रक्चरल, सोशल, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, हर एक का एक की इशू अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करो। रिहर्स नाउ। और ये रहा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडिया की हाई ग्रोथ और लो ह्यूमन डेवलपमेंट का पैराडॉक्स 4 कोर एरियाज के डीप रूटेड इश्यूज की वजह से है: स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, सोशल सेक्टर गैप्स, गवर्नेंस फेलियर्स और इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। चलिए अब अपने चौथे सवाल पर आते हैं। यह है GS2 गवर्नेंस 2016 for 12.5 मार्क्स। सवाल है, demographic dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative. What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable? अच्छा, और इसके लिए ब्रॉड माइक्रो थीम है, क्या है? टर्निंग डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू रियलिटी। तो दोस्त, ये सवाल पूरी तरह डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में है। ये कहता है कि ये डिविडेंड सिर्फ कागजों पर रह जाएगा अगर हमारे लोग एजुकेटेड, स्किल्ड और क्रिएटिव नहीं बने। सही बात है। तो गवर्नमेंट ने इस पोटेंशियल को रियलिटी में बदलने के लिए क्या कदम उठाए हैं? दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के कॉन्सेप्ट को सीधे गवर्नमेंट के कॉन्क्रीट एक्शन से जोड़ता है। हाँ, इंट्रोडक्शन के लिए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन कर सकते हैं 65% पॉपुलेशन वर्किंग एज में, और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को रेफरेंस दे सकते हैं, जो कहता है कि इस डिविडेंड को रियलाइज करने के लिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। राइट। ये ऐसा है जैसे हमारे यूथ एक फर्टाइल जमीन है। गवर्नमेंट अलग अलग टूल्स यूज कर रही है। एजुकेशन बीज है, स्किलिंग खाद है, इनोवेशन पानी है और एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, ब्यूटीफुल एनालॉजी। ताकि इस जमीन से बेस्ट फसल यानी प्रोडक्टिव मैन पावर उगाई जा सके। बिल्कुल। अब बॉडी के लिए चलो गवर्नमेंट के मेजर्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। पहला, एजुकेशन एंड अवेयरनेस के अंडर हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करती है। बजट का क्या? एजुकेशन के लिए बजट एलोकेशन में भी इंक्रीज हुआ है, और PM ई-विद्या और दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। स्किल इंडिया मिशन ने मैसिव 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया है। PMKVY इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग देता है, और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटेट करती है। तीसरा, इनोवेशन के लिए। हाँ, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एनहांसमेंट। अटल इनोवेशन मिशन स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब सेटअप कर रहा है, ताकि बचपन से इनोवेशन को फॉस्टर किया जा सके। और स्टार्टअप्स? स्टार्टअप इंडिया नए बिजनेस आइडियाज को नर्चर कर रहा है, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम डिजिटल लिटरेसी को एनहांस कर रहा है। और आखिर में जॉब्स। चौथा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेजर्स। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। मुद्रा योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है, और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर्स से जोड़ता है। अच्छा, तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड के लिए ये मेंशन करना जरूरी है कि इन इनिशिएटिव्स का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ही की है। हमें अभी भी स्किल डिमांड सप्लाई गैप और इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। दूसरे देशों से सीख सकते हैं। हाँ, हम साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतनी सारी स्कीम्स हैं, मैं अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करूं ताकि ये एक लंबी बोरिंग लिस्ट ना लगे? कैटेगराइजेशन ही की है, वो साफ हेडिंग्स बनाओ। एजुकेशन, स्किल्स, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट। हर कैटेगरी के नीचे 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स उनके 1 लाइन डिस्क्रिप्शन के साथ लिखो। अच्छा, लिस्टिंग नहीं, एनालाइजिंग। एग्जैक्टली। 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड जैसा डेटा ऐड करने से क्या फायदा होता है? सच में फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये आपके पॉइंट को कॉन्क्रीट और टेंजिबल बनाता है। ये दिखाता है कि स्कीम सिर्फ पेपर पर नहीं है, उसका एक रियल मेजरेबल आउटकम है। ये आपके क्लेम में एविडेंस ऐड करता है, और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड सेक्शन ऐड करना क्यों जरूरी है, जबकि सवाल सिर्फ मेजर्स पूछ रहा है? ये आपके आंसर को एक फॉरवर्ड लुकिंग और कंप्लीट पर्सपेक्टिव देता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ स्कीम्स गिना नहीं रहे, बल्कि आप उनके इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस को भी समझते हैं। ये क्रिटिकल डेप्थ ऐड करता है। क्रिएटिविटी को एड्रेस करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स का एग्जाम्पल कितना पावरफुल है? एक्सट्रीमली पावरफुल। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ रोट लर्निंग से हटकर स्कूल लेवल से ही इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट फॉस्टर करने पर जा रहा है। ये मेंशन करने के लिए एक बहुत मॉडर्न और प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है। और आंसर के स्ट्रक्चर के लिए
क्या एजुकेशन फिर स्किल्स फिर एम्प्लॉयमेंट का ऑर्डर फॉलो करना अच्छा आइडिया है? यस, ये बहुत लॉजिकल फ्लो है। ये एक इंसान की लाइफ जर्नी को मिरर करता है। पहले एजुकेशन, फिर स्किल्स और फिर जॉब। इस स्ट्रक्चर से एग्जामिनर के लिए आंसर फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। क्या मुझे कंक्लूजन में इन मेजर्स को डेमोग्राफिक डिविडेंड के आइडिया से वापस लिंक करना चाहिए? एब्सोल्युटली, आपको सब कुछ एक साथ बांधना होगा। कंक्लूड करें ये कहकर कि ये मल्टीफैसेटेड मेजर्स ये इंश्योर करने के लिए क्रूशियल स्टेप्स हैं कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर न बन जाए और उसके बजाय देश की ग्रोथ को पावर करे। एक्सीलेंट। चलिए इसकी रिहर्सल करते हैं। पॉज कीजिए और हर कैटेगरी एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट की एक स्कीम का नाम और उसका वन लाइन ऑब्जेक्टिव बोलिए। गो फॉर इट, प्रैक्टिस। और ये रहा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एनईपी के साथ एजुकेशन, स्किल इंडिया के साथ स्किलिंग, अटल मिशन के साथ इनोवेशन और मेक इन इंडिया के साथ एम्प्लॉयमेंट जैसे की एरियाज में टारगेटेड इनिशिएटिव्स लिए हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। यह है GS2 सोशल जस्टिस 2014 से फॉर 12.5 मार्क्स। ये स्पोर्ट्स की दुनिया से है। अच्छा, सवाल है, एन एथलीट पार्टिसिपेट्स इन ओलंपिक्स फॉर पर्सनल ट्रायम्फ एंड नेशंस ग्लोरी. Victors are showered with cash incentives by various agencies on their return. Discuss the merit of state-sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement. इंटरेस्टिंग डिबेट। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है क्या है? स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, टैलेंट हंट वर्सेस रिवॉर्ड मैकेनिज्म। तो इमेजिन कीजिए जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड जीत कर आते हैं तो उन पर कैश रिवॉर्ड्स की बारिश हो जाती है। हाँ, बिल्कुल होती है। सवाल ये पूछ रहा है कि ये पोस्ट विक्ट्री रिवॉर्ड सिस्टम बेहतर है या स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट हंट यानी ग्रासरूट्स लेवल पर टैलेंट को ढूंढना और ट्रेन करना बेहतर अप्रोच है? चलिए इस बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट को डिस्कस करते हैं। ये एक क्लासिक डिबेट है, प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अप्रोच। क्या हमें चैंपियंस बनने का इंतजार करना चाहिए उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए, या हमें चैंपियंस बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए? राइट। अच्छी खबर यह है कि इंडिया अब एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। चलिए चंक 1 मेरिट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट हंट प्रोएक्टिव अप्रोच से शुरू करते हैं। टैलेंट हंट का मतलब है स्कूल और विलेज लेवल पर पोटेंशियल एथलीट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें बचपन से ही साइंटिफिक ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। बेसिकली चैंपियन बनाना, ना कि बने बनाए चैंपियन को रिवॉर्ड देना। एकदम सही। इसका परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है खेलो इंडिया प्रोग्राम, जहां स्कूल से 2745 एथलीट्स को चुना गया है और उन्हें सिस्टमैटिकली ट्रेन किया जा रहा है। ये एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री बनाने जैसा है। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि ये अप्रोच स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। ये फ्यूचर के लिए एथलीट्स की एक सस्टेनेबल पाइपलाइन क्रिएट करता है। अब बॉडी के लिए इसके मेरिट्स देखते हैं। ठीक है। पहला, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया प्रोग्राम जिसमें 2745 एथलीट सेलेक्ट किए गए, इसका प्राइम एग्जांपल है। यू कैच देम यंग। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को एक सिग्निफिकेंट बजट एलोकेट किया है जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करता है। का सबसे कॉन्क्रीट और लार्ज स्केल एग्जांपल है। इसके बिना इस टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन अधूरा होगा। और 20% बेटर परफॉर्मेंस जैसा डेटा इंक्लूड करने से आंसर कैसे स्ट्रांग होता है? ये आपके आर्ग्यूमेंट को ऑब्जेक्टिव और एविडेंस बेस्ड बनाता है। ये अब सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रह जाता कि मुझे लगता है टैलेंट हंट्स अच्छे हैं। ये रिसर्च से बैक किया हुआ पॉइंट बन जाता है, जो हमेशा ज्यादा कन्विंसिंग होता है। इस सेक्शन को और स्ट्रांग बनाने के लिए मैं और कौन सा स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ? आप एक छोटी सी सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म विजन। ये हाईलाइट करता है कि टैलेंट हंट्स शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में नहीं, बल्कि एक स्पोर्टिंग कल्चर बनाने और आने वाले दशकों के लिए चैंपियंस की एक स्टेडी स्ट्रीम इंश्योर करने के बारे में है। ठीक है, अब दूसरी साइड देखते हैं। चंक 2 रैशनल ऑफ रिवॉर्ड मैकेनिज्म, रिएक्टिव अप्रोच। हाँ, रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। जब एक एथलीट मेडल जीतता है तो ओलंपिक गोल्ड के लिए 75 लाख रुपए जैसा कैश प्राइज उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और हजारों दूसरों को इंस्पायर करता है। हाँ, जैसे पीवी सिंधु का एग्जांपल। बिल्कुल। जब वो मेडल जीत कर आती हैं और उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो हजारों लड़कियां बैडमिंटन रैकेट उठाने के लिए इंस्पायर होती हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि रिवॉर्ड्स मोटिवेशन मल्टीप्लायर्स का काम करते हैं। ओके, तो बॉडी में इसके पॉइंट्स क्या होंगे? पहला, मॉनेटरी इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर्ड रिवॉर्ड सिस्टम है जो एथलीट्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। दूसरा, सोशल रिकॉग्निशन। पोस्ट विक्ट्री सेलिब्रेशंस एथलीट का मोराल बूस्ट करते हैं और यूथ को इंस्पायर करते हैं, लेकिन इसका लिमिटेड इंपैक्ट मेंशन करना भी जरूरी है। मतलब रिवॉर्ड जरूरी है, पर ये ग्रास रूट्स लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर या कोचिंग की कमी जैसे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते। तो कंक्लूजन, रिवॉर्ड्स मोटिवेशन और रिकॉग्निशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की इकलौती स्ट्रैटेजी नहीं हो सकते। इस पार्ट को लिखते वक्त क्या मुझे रिवॉर्ड सिस्टम को क्रिटिसाइज करना चाहिए? टोन क्या होनी चाहिए? क्रिटिसाइज नहीं, बल्कि उसकी लिमिटेशंस बतानी चाहिए। फ्रीजिंग की है। आप कह सकते हैं रिवॉर्ड्स बहुत मोटिवेटिंग जरूर हैं, पर वो फंडामेंटल चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करते। ये एक बैलेंस और मैच्योर अप्रोच दिखाता है। सोशल रिकॉग्निशन वाला पॉइंट आंसर में डेप्थ कैसे ऐड करता है? ये दिखाता है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप समझते हैं कि रोल मॉडल्स क्रिएट करना और एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाना देश में स्पोर्ट्स के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए उतना ही जरूरी है। क्या किसी स्पेसिफिक एथलीट को रिवॉर्ड मिलने का एग्जाम्पल देना अच्छा आइडिया है? यस, नीरज चोपड़ा या पीवी सिंधु जैसे किसी का जिक्र करना और उन्हें मिले रिवॉर्ड्स के बारे में बताना पॉइंट को बहुत रिलेटेबल और करंट बनाता है। ये आपके थ्योरेटिकल पॉइंट को एक रियल लाइफ इवेंट से जोड़ता है जिससे सब जानते हैं। परफेक्ट। ये हमें आखिरी हिस्से पर लाता है, चंक 3 द वे फॉरवर्ड, अ बैलेंस्ड अप्रोच। हाँ, सच ये है कि हमें दोनों की जरूरत है। टैलेंट हंट नींव बनाता है और रिवॉर्ड्स उस नींव के ऊपर मोटिवेशन की इमारत खड़ी करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल? इस बैलेंस्ड अप्रोच का सबसे अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम।
यानी टॉप्स। ये टॉप एथलीट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देता है। ये हुआ टैलेंट कल्टिवेशन पार्ट। और रिवॉर्ड्स? और उनकी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ये हुआ रिवॉर्ड मैकेनिज्म पार्ट। तो टॉप्स परफेक्ट सिंथेसिस है? एग्जैक्टली। तो वे फॉरवर्ड की बॉडी के लिए हमें टॉप्स जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। हमें खेलो इंडिया फंड्स यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी जिक्र करना चाहिए। और कुछ? और आखिर में हमें प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, जिसमें कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट शामिल हैं। तो कंक्लूजन? इंडिया के स्पोर्टिंग फ्यूचर के लिए टैलेंट हंट और रिवॉर्ड मैकेनिज्म में सिनर्जी जरूरी है। एक बैलेंस्ड अप्रोच ही कंसिस्टेंट ओलंपिक एक्सीलेंस ला सकता है। कंक्लूजन में टॉप्स का जिक्र करना इस आंसर के लिए गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि टॉप्स ही वो परफेक्ट एग्जाम्पल है जो सवाल के दोनों हिस्सों टैलेंट हंट और रिवॉर्ड्स को ब्रिज करता है। ये आइडियल वे फॉरवर्ड को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है और आपके कंक्लूजन को बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बनाता है। इससे पता चलता है कि आप करंट पॉलिसी लैंडस्केप को जानते हैं। और प्रोफेशनल सपोर्ट वाला पॉइंट ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दिखाता है कि आप मॉडर्न स्पोर्ट्स की जरूरतों को समझते हैं। आजकल स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन, डेटा एनालिटिक्स और मेंटल हेल्थ का भी खेल है। ये मेंशन करना आपके आंसर में एक बहुत कंटेम्प्रेरी और नॉलेजेबल डायमेंशन ऐड करता है। आखिरी कंक्लूजन के लिए इसे हाई नोट पर एंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक विजन के साथ एंड करें। जैसे खेलो इंडिया की ग्रास रूट्स एनर्जी को टॉप्स के एलीट फोकस के साथ जोड़कर इंडिया कभी-कभी जीत देश बन सकता है जो कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास चैंपियंस प्रोड्यूस करता है। फैंटास्टिक। ठीक है, चलिए एक आखिरी क्विक प्रैक्टिस करते हैं। पॉज कीजिए और अपने शब्दों में बोलिए टैलेंट हंट का मेरिट, रिवॉर्ड्स का रैशनल और टॉप्स द्वारा एग्जाम्प्लीफाई किया गया बैलेंस्ड अप्रोच। लेट्स गो, रिहर्स। और ये रहा आखिरी मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सिर्फ रिवॉर्ड देना काफी नहीं है और सिर्फ टैलेंट हंट करना भी अधूरा है। स्पोर्ट्स में इंडिया का फ्यूचर एक बैलेंस्ड अप्रोच में है, जहां हम खेलो इंडिया के साथ ग्रास रूट से टैलेंट को नर्चर करें और टॉप्स के साथ टॉप लेवल पर उन्हें सपोर्ट और रिकॉग्नाइज करें। तो क्या सेशन था? चलिए एक क्विक एनर्जेटिक रिकैप करते हैं जो कुछ हमने आज सीखा। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ। पहला, हमने देखा कि स्किल प्रोग्राम्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। NEP 2020 और PM KVY जैसे इनिशिएटिव्स इस लिंक को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमने समझा कि इंडिया में HRD पर कम ध्यान दिया गया है, जिसका सबूत हमारे HDI रैंक और हेल्थ एजुकेशन डेटा में है। इसका सोल्यूशन EHISIT फ्रेमवर्क यूज करके इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। सही। एप्स और जॉबलेस ग्रोथ जैसे इश्यूज हैं। चौथा, हमने डिस्कस किया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलिटी में बदलने के लिए गवर्नमेंट एजुकेशन, स्किलिंग, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट में स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कई मेजर्स ले रही हैं। ठीक है। और पांचवा, स्पोर्ट्स की दुनिया में हमने टैलेंट हंट, खेलो इंडिया और रिवॉर्ड्स के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच टॉप्स की जरूरत को समझा। और हम आप सबके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हमने टेक्नोलॉजी की बात की, AI, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो सोचिए फ्यूचर में AI एक स्टूडेंट के लिए एक पूरी तरह पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ कैसे क्रिएट कर सकता है। इंटरेस्टिंग। एक ऐसा पाथ जो उसकी एजुकेशन, उसके लिए जरूरी स्किल्स और उसकी ड्रीम जॉब के बीच के सफर को बिल्कुल सीमलेस बना दे। जरूर सोचना इस पर। क्या आपके दिमाग की बत्ती जली? आई बेट जली होगी। अगर हाँ, तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि आप अगला डीप डाइव किस टॉपिक पर चाहते हो। अगले सेशन में मिलते हैं। कीप लर्निंग।